बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ मौजूद हूं। राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधे आपको तस्वीर दिखाता हूं। 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश वहां प्रधानमंत्री ने की है और इसके साथ ही उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी सरकार बनाने का दावा पेश किया होगा। राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात की तस्वीर भी आ चुकी है, बस आपको दिखाने वाले हैं किसी भी पल हम। तो ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अपनी दूसरे टर्म से जो है वो इस्तीफा देंगे, उसके बाद एक नया दावा पेश करेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए, अपनी सरकार का गठन करने के लिए। वो सरकार कैसी होगी, उस सरकार में गठबंधन के साथियों की कितनी चलेगी, ये सारी चर्चा हम लोग इस प्रोग्राम में लगातार आपके सामने कर रहे हैं। लेकिन ये शुरुआत हो गई है मोदी सरकार 3, उसकी रूपरेखा कैसी होगी उस दिशा में। राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीर, प्रधानमंत्री की चटक हरे रंग की उन्होंने जैकेट पहनी हुई है आज और सफेद कुर्ते के ऊपर। बुधवार है। अच्छा, बुध के लिए जो है ना हरा रंग जो है वो शुभ माना जाता है। ये देखिए, तो ये अपना वैसे कयास नहीं लगाने चाहिए कि क्या क्या उसमें आदान प्रदान हुआ होगा। प्रधानमंत्री ने हरी जैकेट पहनी है, लेकिन चुनाव में सब कुछ हरा हरा नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। सब कुछ हरा हरा रहता तो अच्छा लगता है इस बार, लेकिन बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, 240 पे रह गए। हरे के खिलाफ बिल्कुल, तो इसलिए भी तो अरे थोड़ी कसक तो विजय लक्ष्मी कांग्रेस को बड़ी होगी यार। एक और आ जाती तो 100 जाता, पूरा 99 पे अटक गई। आ जाएगा ना, वायनाड में कोई छूटेगा तो। और 98 पे नहीं, अभी तो वायनाड इंक्लूडेड होगा, इंक्लूडिंग कम हो जाएगा। अभी आएंगे तो फिर एक तो जीत, वायनाड तो जीत ही जाएगा जो भी आएगा। पर कांग्रेस वो बाद में खैर नहीं, अब तो पर देखिए गठबंधन की सरकार चला जो आपने बोला ना सौरभ, कल भी बोली थी कि मोदी जी आज तक जब से पावर में रहे हैं, एज चीफ मिनिस्टर, एज प्राइम मिनिस्टर, हमेशा पूरी सत्ता के साथ रहे हैं। गठबंधन वाले काम इन्होंने किए नहीं, करने नहीं पड़े। सर आप जो पूछ रहे हो वो जल्दी हो जाएगा। शरद पवार अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में जल्दी करने वाले विधानसभा चुनाव के पहले, इस बात की बहुत चर्चा है। चर्चा तो ये भी है कि ये भी किसी तरीके से विलय करा करके 270 पहुंचना चाहते हैं, 72 पहुंचना चाहते हैं। पहुंच जाएंगे क्या? विलय किसका कराएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। दूसरी तरफ पढ़िए, पार्टियां दिख तो रही है उनमें से कौन सी इधर आ सकती है? जैसी पार्टियां हैं ये अच्छी एक्सरसाइज है। ये इंडिया गठबंधन के नीचे जितनी पार्टियां चल रही हैं, इसमें तो कोई है जो इधर जा सकती है। देखते रहिए आप लोग, सीपीआई, केरला कांग्रेस, ये हम लोगों को देखने का काम है। कभी नहीं जाएगी, केरला कांग्रेस भी नहीं जाएगी। एक मिनट, हम लोगों से आप आकलन करवाना चाहते हैं या कहना चाहते हैं कि किसको तोड़ा जा सकता है, ये बताने के लिए? तो अब उसके बारे में वो जानकारी बीजेपी हेडक्वार्टर को बेहतर होगा। आप ये सोचे झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी आपने ऐसी तैसी कर रखी है वो जाएगा, आप जाएगा, आपकी आपने क्या हालत बनाई है? मुक्ति मोर्चा नहीं जाएगा। बड़ी सीरियस कल से डिस्कशन चल रही है कि उद्धव ठाकरे चले जाएंगे। नहीं, राहुल जी, और जो मुस्लिम वोट उद्धव ठाकरे को मिला है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनसे खिसक जाएगा, फिर वहीं पहुंच जाएंगे जाते। सौरभ जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं जाता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद जाते हैं। लेकिन झारखंड की अकाली दल नहीं जाता है, अकाली दल के सांसद जाते हैं। अकाली दल को मिला है शायद एक सीट। मेरे कहने का मतलब है कि पार्टी नहीं जाती है, पार्टी के लोग जाते हैं। लेकिन झारखंड की आप बात कर रहे हो तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। 5 सीटें रिजर्व। सर जरा उद्धव ठाकरे की बात कर लेते हैं। मेरा ये कहना हेमंत सोरेन को लेकर मैं बताना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन को जेल चले गए, उसका सेंटिमेंट हरियाणा में, झारखंड में ये असर हुआ है कि 5 रिजर्व सीट आती है हरियाणा झारखंड के अंदर, और 5 भारतीय जनता पार्टी हार गई है। एक रिजर्व सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती नहीं, आदिवासी पूरे देश में बहुत जगह हार गई, असर वहां पर हुआ है। अच्छा, अब मुझे उद्धव ठाकरे की कहानी बताइए ना। उद्धव ठाकरे किसी भी टर्म्स पर दोबारा जा सकते हैं क्या उधर? बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे राजनीति के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजनीति है। उद्धव ठाकरे का पूरा ध्यान बीएमसी में रहता है। 20 साल बीएमसी उनके पास सत्ता में रही, और जब भी वो सत्ता में रहते थे बीएमसी उनको छोड़ना नहीं था। भले ही महाराष्ट्र में सरकार मिले या नहीं मिले, दिल्ली में मिले या नहीं मिले, 50,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का। बीएमसी में बेसिकली उद्धव ठाकरे के जितने शाखा प्रमुख है सारे वहां ठेकेदारी करते हैं। उनकी कमाई का जरिया है, वो फुल टाइम वर्कर है शिवसैनिक, और उनकी कमाई बीएमसी से होती रही है। उद्धव ठाकरे का जो आर्थिक तंत्र है शिवसेना का पूरा, वो बीएमसी से चलता रहा है। उद्धव ठाकरे को अगर बीएमसी के अंदर गठबंधन में लगता है कि मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जुड़ने के बाद मैं बीएमसी में सत्ता में लौटूंगा, और बीएमसी में उनको मिलता है कि मेयर आपका बनेगा, आपके हिसाब से वहां काम होगा, तो उद्धव ठाकरे 1 मिनट भी नहीं लगा जाने में, क्योंकि सबसे बड़ा कमाई का जरिया शिवसेना का हमेशा से। नहीं यार, इतना आसान भी तो नहीं होगा यार, दिल में कुछ चुभा है उनके बहुत गहरा। नीतीश कुमार का संग नहीं था कैसे? डीएनए का प्रश्न उठा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, खाना खाने बुलाया था, थाली खींच ली थी, सबको बिना खाना खिलाए भेज दिया था। उसके बाद आप गए कि नहीं उनके पास?
आप इसका देखिए चिराग पासवान का, आपने उनके चाचा को मंत्री बना दिया, पूरी पार्टी तोड़ ली, घर से सामान फेंकवा दिया रहा चिराग पासवान का, जब मकान उन्होंने खाली नहीं किया। चिराग पासवान गए कि नहीं उनके साथ आज? तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। उद्धव ठाकरे भी चाहे तो पॉलिटिक्स में वापस कुछ उधर भी जा सकते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता और कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। सारे अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि इनको राजनीतिक रूप से No कहां लाभ comma. होने वाला है। जिस दिन उद्धव ठाकरे को लगेगा कि मुझे राजनीतिक No लाभ full अब stop, होना only उनसे होगा, comma. वो उस दिन चले जाएंगे। गजब हो जाएगी, ये तो गजब ही हो राजनीति जाएगा। में कोई फुल स्टॉप नहीं होता, सिर्फ कॉमा होते हैं। कॉमा के बाद आप चंद्रबाबू कुछ नायडू ऐड को कर देखिए, दीजिए, 4 सब महीने ऐड कर पहले दीजिए। तक किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के लिए शब्दों का इस्तेमाल कितने हैं? राजनीति में ये तो भारतीय देखा जनता जाता है पार्टी उद्धव ठाकरे की की कितनी सीटें आई हैं? 10, 12 कितनी सीटें आई? 9 सीटें 9 आई हैं। सीटें ना। पर राजनीति में ये तो देखा जाएगा ना कि अगर मैं किसी के साथ गठबंधन करता हूं तो मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मेरे को वोट करती है उसका क्या होगा, ये तो देखा ही जाएगा ना। बाकी कुछ ना भी BMC नीतीश कुमार ने कितनी बार देखा? नीतीश कुमार ने कितनी बार देखा? मैं इस पर एक लाइन बोलना चाहूंगा। देखिए, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, यदि दोनों, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ी खटास दोनों के बीच में पैदा है, लेकिन ये शिवसेना यदि भारतीय जनता पार्टी के पास आती है या दोनों एकजुट के साथ जुड़ते हैं तो राजनीतिक तौर पर दोनों को फायदा है, घाटा किसी को नहीं है। ये बात ममता बनर्जी पर नहीं लागू होती है। ममता बनर्जी यदि भारतीय जनता पार्टी से करते हैं तो अभी ब्रेक में भी राहुल जी कह रहे थे और ठीक ही कह रहे थे कि वो यदि समर्थन खुलेआम दे देती है तो उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए वहां से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन वहां से उम्मीद आप कर सकते हैं, शिवसेना की तरफ से आप उम्मीद कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कल जाकर के शरद पवार की पार्टी को, शरद पवार का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक वजूद रह जाएगा या बहुत बड़ी राजनीतिक कद रह जाएगा। आने वाले दिनों की मैं राजनीति के बारे में चलिए सर, ये तो हो गए उद्धव ठाकरे साहब की बात भी हमने कर ली। अब दो मेन कयास। एक उद्धव वाले पे एक लाइन बोलिए। की बात। देखिए, बार बार राहुल जी कह रहे हैं कि वो मुस्लिम वोट जो मिला था वो भी नहीं मिलेगा। शरद पवार के लिए तो मुस्लिम वोट हो सकते हैं पहचान, उद्धव ठाकरे के लिए मुस्लिम वोट पहचान नहीं हो सकते। और दूसरा, जब आप इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम लोग चूंकि उद्धव ठाकरे 9 सीट पा गए हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये भी समझिए कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के भी 7 सांसद हैं। और जब हम वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो आज शिवसेना 13% पर और उद्धव जी की सेना 17%। एकनाथ शिंदे की परफॉर्मेंस को कैसा आंकते हैं आप? अच्छी आंकता हूं मैं। अच्छा, बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन 13% मत, 7 सांसद, और उद्धव जो बाला साहब के पुत्र हैं वो 9 सांसद और 17% मत। अब अगर इसको देखें तो सच बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भले कुछ समय के लिए लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी के सामने वो सेकुलर वाली पॉलिटिक्स, लेकिन पॉलिटिक्स तो यही चलेगी। नहीं, शिवसेना तो मतलब शिवसेना का वोट वाकई डिवाइड हो गया, अच्छे से डिवाइड हो गया। एकनाथ शिंदे उतना हल्का नहीं रहा। और एक लाइन सिर्फ एक लाइन और एकनाथ शिंदे जो है, जो सर वहां भी कांग्रेस का काउंट कीजिए, फिर उद्धव ठाकरे में सब कुछ एक काउंट लाइन और, शरद चंद्र पवार जो उनकी एनसीपी है वो 10% के ऊपर पाती है और अजीत पवार 3% रह जाते हैं। यहां फर्क है बहुत। दिक्कत वहां है। तो ये समझिए इसको आप। अच्छा सर, सुनिए, समय कम है, मैं 2 इंपॉर्टेंट चीजें और डिस्कस एकनाथ शिंदे पे करना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे लगभग सभी सांसदों को लेकर अलग हुए थे। एकनाथ शिंदे बहुत सारी इन लोगों को लेकर अलग हुए थे। ऐसे में अगर उनको सिर्फ 7 सीट आती तो बहुत ही बेहुदा प्रदर्शन। मुझे तो नहीं लगता वो, अरे जिताना पड़ा ना दोबारा। सारे सांसदों को लेकर चले जाएं। आप लेकर आए थे, भारतीय जनता पार्टी इतनी सारी है, 23 पर वो टिकी हुई थी, वो हार करके 9 पर और 11 पे आ रही है। मैं यही कह रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं। अच्छा सुने, समय कम है, देखिए समय कम है, इसमें समय चला डैमेज हुआ जाएगा। है। दो तीन अहम बातें रह जाएंगी चर्चा की। एक चर्चा तो देखिए ये है, भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, और इस बार जो अध्यक्ष बनेगा वो सही मायनों में सारे दमखम वाला अध्यक्ष होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो सारे निर्णय करेगा। क्या ऐसा होगा? एक बात, अगर ऐसा होता है। दूसरी चर्चा इसी के साथ क्या चल रही है कल से, मोदी जी ऐसा ना हो, मोदी जी अमित शाह से कहते हैं कि भाई तुम अब जरा पार्टी को ही ठीक करो, अब तुम पार्टी को ही ठीक करो। अध्यक्ष वो रह चुके हैं, अध्यक्ष रहे हैं ना अमित शाह? बिल्कुल। अब तुम 5 साल लग के पार्टी तैयार करो 2029 में। उन्हीं के समय में जो इस बार दुनिया की 400 नहीं हुआ, अगली बार 400 5 साल बाद करना, उसमें जुट जाओ। तो गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्री कौन बनेगा? तो ये 2 महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर आप लोगों की राय शॉर्ट में मैं जानना चाहता हूं। बीजेपी में कभी ऐसा नहीं रहा कि जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब क्या अध्यक्ष बहुत पावरफुल थे? नहीं थे। इस बार भी जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, अध्यक्ष बहुत पावरफुल होंगे ऐसा नहीं माना जा सकता।
होम मिनिस्टर अमित शाह रहेंगे आपको लगता है? मेरे ख्याल से रहना चाहिए वो ऐसा ही लगता है आपको, हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि रहेंगे। मेरे सामने दो नाम आते हैं बड़े, एक अमित शाह और एक विदिशा से 8.25 लाख मतों से जीत कर आ रहे शिवराज सिंह चौहान। संगठन के लिहाज से देखें तो शिवराज सिंह चौहान भी संगठन के व्यक्ति हैं, शुरू से रहे। मध्य प्रदेश जिस तरह से उन्होंने सींचा, जिस तरह से उन्होंने संवारा, जिस तरह से इतने लंबे समय तक रखे और उसके बाद बहुत ग्रेसफुल एग्जिट लिया, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया, वो सांसद का चुनाव लड़े। सांसद के तौर पर वो इतने बड़े मत से जीत कर आते हैं, 8.25 लाख मतों से जीत कर आते हैं। तो मुझे लगता है ये दो नाम है। अब क्या इन दोनों को मोदी जी अपनी कैबिनेट में चाहेंगे और गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह उनका विकल्प कौन होगा, कौन सी चीजें करनी है, कौन सा क्या काम करना है, और इसके बाद क्या फिर कोई सेकंड लाइन में से आएगा क्या, जो महामंत्री हैं जिनके ताकतवर होने की बात की जाती है, क्या उनमें से कोई आएगा, या जो पिछली बार अध्यक्ष होते होते रह गए थे, मंत्रिमंडल में भेज दिए थे, उनमें से कोई आएगा? ये बड़ी बात होगी। समीर जी? मुझे लगता है कि नया अध्यक्ष बनेगा, अमित शाह गृह मंत्री रहेंगे या जो भी मंत्रालय उन्हें मिलेगा वहां भूमिका नड्डा निभाएंगे। जी को अब एक्सटेंशन दोबारा तो नहीं, सवाल ही मिलेगा नहीं उठता, चुनाव तक दे दिया वैसे गया भी था, इससे extension ज्यादा क्या है? अब एक्सटेंशन का मतलब नहीं उठता। और अमित शाह ने खुद जो करना था पार्टी के अंदर, मोदी शाह को जो संगठन के अंदर पकड़ मजबूत करना थी, प्रधानमंत्री जब बने तो उन्होंने अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया राजनाथ सिंह के बाद। 7 साल अध्यक्ष रहे अमित शाह को, जो पार्टी के अंदर मजबूत करना था, संगठन जो मजबूत करना था, अब उनके हाथ के अंदर है, वो किसी को भी अध्यक्ष बना देंगे। पार्टी उन्हीं के हिसाब से चलने वाली, मोदी और शाह के हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता। और शिवराज सिंह चौहान बहुत सीनियर लीडर है, तो नरेंद्र मोदी से सीनियर लीडर रहे, नरेंद्र मोदी ने उनके अंडर भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम किया हुआ है। और अमित शाह तो बहुत ही जूनियर है शिवराज सिंह चौहान के। तो अमित शाह शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्ष के रूप में एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। और पार्टी भी ऐसा युवा लीडर लेकर आएगी जो इनके हिसाब से काम करे। इन्होंने तय कर लिया होगा किसे अध्यक्ष बनाना है। मुझे लग रहा है कोई नया चेहरा होगा। गृहमंत्री आपको लगता है अमित शाह साहब? बिल्कुल रहेंगे। हो सकता है कोई महिला अध्यक्ष बने, भारतीय जनता पार्टी को पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दे सकते हैं। हमेशा ये निर्णय इस तरह से लेते हैं। कहते हैं दक्षिण के किसी आदमी को बना सकते हैं, किसी महिला को बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। साहब का ये तो देखिए प्योर कयासबाजी है जो हम कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, लोगों को रोचक लगता है। अब देखिए, ये बड़ा कहना मुश्किल है। मेरे सामने कोई चित्र नहीं है, मेरे सामने कोई तस्वीर ऐसी नहीं है जिसे हम कह सकें कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुफीद कोई अध्यक्ष होगा। जैसे अमित शाह जब आए थे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने थे, तो एक बदल दी, पूरी तस्वीर बदल दिया 2014 की। और उसके बाद लगा था कि नहीं भाई, ये व्यक्ति बहुत एक संगठन हुआ है, इसमें कोई कहने से गुरेज नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी में कुशाभाऊ ठाकरे जैसा एक से एक संगठन करता हुए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन नीचे जमीन तक पूरे देश में जो पैन इंडिया फैलाव किया, उसका श्रेय तो अमित शाह जी को ही जाता है, उसके अतिरिक्त और किसी को नहीं जाता है। तो उनका विकल्प मुझे सामने कोई अभी दिख नहीं रहा है, वाकई कोई नहीं दिख रहा है। इसीलिए तो ये चर्चा चल रही है कि फिर वो दोबारा फुल टाइम पार्टी प्रेसिडेंट का ही काम करें। नहीं, लेकिन एक दूसरा एक बड़ा है कि जो हमने देखा था कि अध्यक्ष का ये जो होम मिनिस्ट्री का पद, हमने वो भी दौर देखा था कि जिस प्रकार से होम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने किया है, वह भी अपने आप में बहुत लाजवाब रहा है। अमित शाह जी का विकल्प दोनों ही जगह नहीं मिल रहा है, दोनों जगह मुझे कोई विकल्प दिख नहीं रहा। अब एक जरा मैं चर्चा राहुल गांधी जी की आज सोचा तो था लंबा वक्त मिलेगा, लेकिन खबरें आती नहीं, चलता रहा। विजय लक्ष्मी में शुरुआत करना चाहता हूं। आज राहुल गांधी का ग्राफ कहां है इन नतीजों के बाद? देखिए, जैसे सौरभ आपने कहा ना कि जिनको अंडर एस्टिमेट करे किसी स्टूडेंट को और वो फिर लगातार एक बार 80% मार्क्स ले आए, तो वही राहुल गांधी का है। तमाम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उनका क्रिटिसिज्म भी हो रहा था, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इफेक्ट रहा। राहुल गांधी 11 दिन उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कर्नाटक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ जब उन्होंने वहां पर विधानसभा के चुनाव जीते। इसके अलावा अगर आप देखें तो जहां जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा गई, वहां पर कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। लेकिन ये जो सेटअप अभी हम बात कर रहे थे बीजेपी का प्रेसिडेंट का, कांग्रेस में जो सेटअप चल रहा है यही चलता रहेगा? राहुल गांधी केवल एक सांसद, कोई जिम्मेदारी नहीं, और खड़गे साहब प्रेसिडेंट बने रहेंगे, चलती उन्हीं की रहेगी राहुल गांधी की? को कांग्रेस पार्टी लकी मस्कट मानती है अपना, तो मुझे लगता नहीं कि अभी कोई बदलाव कांग्रेस में ऐसा होने वाला है। और अभी खड़गे साहब का टेन्योर भी है वहां पर, जो टेन्योर है भी उनका टेन्योर ऐसा खत्म नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी का होल्ड और मजबूत हो गया।
बिल्कुल, अब उन्होंने प्रूव कर दिया। अगर कांग्रेस के इंटरनल संगठन को देखें, उनके तमाम आलोचकों को उन्होंने एक तरीके से अब चुप करा दिया कि भाई देखिए, मैंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उन तमाम जगहों पर कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। सौरभ जी ऐसा ही चुनाव है जीत के भी सिकंदर हो गए राहुल सौरभ जी, जी हार के माफ कीजिएगा, चुनाव हार के। सौरभ जी ये भी यही कह सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा जो है वो हमेशा फेल करता था, लेकिन वो पास मार्क के नजदीक पहुंच गया, तो कहता वो उसका बड़ा अचीवमेंट। एक बार मेरा बेटा बोला था, देखो हमको आज रैंक होल्डिंग दिया गया है, आज बुला करके स्टेज पर बोला गया है। और एक बच्चा ऐसा था जो हमेशा 70% मार्क्स की तरफ जाता था, 90% मार्क्स, लेकिन थोड़ा वो पास मार्क के नजदीक आ गया। तो जीत में भी भारतीय जनता पार्टी हार देख रही है एनडीए के, क्योंकि वो एनडीए की है, और वो हार में भी अपने आप को जीत देख रहे हैं। कल से वो कार्टून भी चल रहा है कि वो पोडियम पे नंबर 3 पे खड़े हैं, लेकिन शैंपेन की बोतल वो खोल रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, ये जो तस्वीर है इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए। और जो प्रियंका है, क्या उनकी भूमिका कोई होने वाली है? क्योंकि अगर ये भूमिका नहीं होने वाली तो कब तक प्रियंका जाएंगी, जिताएंगी, कभी राहुल भैया, कभी किशोरी जी, कभी खेत में बैठ के खाएंगी, कभी हवाई जहाज। छोड़िए वो आगे की बात। राहुल गांधी ने प्रूव किया खुद को इस चुनाव में। नहीं, निश्चित तौर पर प्रूव किया। और मैं तो ये मानता हूं कि आज भले अलग अलग जगह पर कहीं अखिलेश यादव दिख रहे हैं, कहीं उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं, लेकिन एक आदमी ने जो सिंगल हैंडेडली, मेरी नजर में वो झूठ है, लेकिन मैं पत्रकार के तौर पर देख रहा हूं, एक जिसको कहें कि इंटेलेक्चुअल एनालिसिस कर रहा हूं, पॉलिटिकल तौर पर देखें तो एकमात्र पॉलिटिकल नैरेटिव अगर नेशन वाइड गया, जिसको ठीक से और हिंदी पट्टी में उसको लोगों ने रिसीव किया, वो क्या था? संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसको स्वीकार करना चाहिए। राहुल गांधी ने ये काम तो करके समय चला गया। बस 10 सेकंड माने या ना इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी का चाहे खटाखट वाला पड़ेगा। नहीं, राहुल गांधी का चाहे खटाखट वाला नैरेटिव हो, जो उन्होंने अपनी न्याय स्कीम्स की बात की, और या फिर उसके अलावा संविधान हाथ में लेकर के रैलीज करना, ये चलिए राफेल नहीं चल पाया, चौकीदार चोर है नहीं चल पाया, ये वाला कुछ तो चल गया। थोड़ा बहुत नुकसान तो मोदी जी को राहुल गांधी कर ही गए। यही राजनीति है। वाला झूठ नहीं चला, ये वाला झूठ चल गया।